हेलो बच्चों, ये वीडियो IIT 2024 एस्पिरेंट्स के लिए है। जो लोग अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं या जिन्होंने स्टार्ट कर दिया है, दोनों के लिए ही ये वीडियो इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वीडियो का फ्लो क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो बच्चे जस्ट अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे काउंसलिंग वगैरह ख़त्म हो गया है, तो अब हो सकता है कि वो ड्रॉप लेने का सोच रहे हों इफ़ दे आर नॉट एबल टू गेट सम ब्रांच, मतलब उनकी डिज़ायर्ड ब्रांच अगर नहीं मिल रहा है, या और भी कोई रीज़न से इफ़ दे वांट टू रीसेट देयर प्रिपरेशन एंड अगेन स्टार्ट, तो उसके बारे में टीम कंपटीशन एक प्रवीण फास्टलाइन जो हमारा आइकॉनिक बैच है वो लेके आया है, तो उसके बारे में फर्स्ट इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। फिर दूसरा चीज़, जो बच्चे ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं या करने वाले हैं, उनको कुछ चीज़ें रिमाइंड कराने के लिए आई विल लिस्ट डाउन कपल ऑफ पॉइंट्स, क्योंकि अब जो आगे टाइम बचा हुआ है वो बहुत क्रूशियल टाइम है और उसमें हम एक भी दिन वेस्ट करने का अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जस्ट बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि एक पर्टिकुलर चीज़ में वो गलती कर रहे हो, तो उनको रिमाइंड करा दो तो शायद वो रीसेट करके वापस सही कोर्स करेक्शन करके वापस सही राह पे आ जाएं, जिससे उसका JEE 24 में अच्छा रैंक आए। फिर लास्ट में वी विल टॉक अबाउट कि जो अगर आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन जो भी प्रवीण फास्टलाइन वाला बैच है, तो किन बच्चों के लिए ये बैच सूटेबल होने वाला है। तो माई प्रवीण 13 बैच का नाम है। दिस इज़ अ फास्टलाइन। फास्टलाइन का मतलब ये है कि अब जैसे केवल 6 महीने बचे हैं, तो अब अगर कोई बच्चा स्टार्ट करने की सोच रहा है प्रिपरेशन, तो डेफिनेटली एक नॉर्मल सा क्वेश्चन उठेगा, अभी तक कहाँ थे, अभी तक इतने लेट क्यों हो गए। तो उसका एक रीज़न ये हो सकता है कि बच्चा बोले कि मैं तो काउंसलिंग का वेट कर रहा था कि इफ़ आई गेट एनीथिंग डिज़ायरेबल, जो मेरे को चाहिए, अगर वो मिल गया तो सही है, वरना आई विल टेक ए ड्रॉप। तो ऑफकोर्स अगर काउंसलिंग के रिज़ल्ट का वेट कर रहे थे, तो फिर उसका मतलब ये है कि की जो भी काउंसलिंग होती है, उसका मतलब ये है कि आपने पहले प्रिपरेशन कर रखा होगा, इस बार ठीक ठाक कुछ रैंक आया होगा और आपने एक बार कोर्स देख रखा होगा। तो ऐसे बच्चों के लिए जो अगला 6 महीने हैं, उसमें पूरा कोर्स कैसे फिनिश किया जा सकता है, यूजुअली जो 11th और 12th में कराया जाता है, तो उसी के लिए टीम कंपटीशन लेके आया था एक फास्टलाइन का कॉन्सेप्ट लास्ट ईयर, और उसने एक बहुत ही अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस किए हैं, अमेजिंग रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए हैं कि इसमें बच्चे को कोई भी कॉन्सेप्ट से कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। और अगर बच्चा ड्रॉप ले रहा है, मतलब ऐसा बच्चा जो ऑलरेडी जोसा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहा था, या किसी भी रीज़न से और कहीं, मान लिया कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि जिसने प्राइवेट में एडमिशन ले लिया और फिर उसने सोचा होगा नहीं दोबारा ड्रॉप लेना है, उन बच्चों के लिए भी ये है। तो ऐसा बच्चा अगर ड्रॉप ले रहा है तो ऑफकोर्स वो अच्छी रैंक के लिए ड्रॉप ले रहा होगा कि उसकी रैंक अच्छी आए, तो फर्स्ट मेंस जो है उसमें अच्छा मेंस में परफॉर्म करे, ताकि वो टेंशन फ्री हो जाए मेंस की तरफ से, और बाकी के जो आगे के 5-6 महीने बचे हुए हैं उनको वो अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ कर पाए एडवांस के लिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसा बच्चा ऐसा नहीं हो सकता है कि बिल्कुल हल्का फुल्का पढ़ के चला जाए वापस, जैसे बहुत सारे 12th के बच्चे करते हैं, क्योंकि अगर उसने ड्रॉप लिया है तो उसके लिए तो लास्ट चांस है, लास्ट चांस है। एंड अगर उसने ड्रॉप लिया है तो उसे अच्छी रैंक प्रोड्यूस करके दिखाना पड़ेगा, वरना फैमिली वाले भी बोलेंगे किस बात कर तुमने ड्रॉप लिया। तो ऐसे बच्चों को पूरा कॉन्सेप्ट कवर होना चाहिए, सारे चैप्टर कवर होने चाहिए। तो उसी नीड को कैटर करने के लिए ये बैच है, जिसमें मतलब नंबर ऑफ डेज जो बचे हुए हैं उसके अंदर कैसे साइंटिफिकली पढ़ाया जाए कि बच्चे का सारा चीज़ कवर भी हो जाए और अच्छी रैंक वो एस्पायर कर सके। तो इस वाले केस में फास्टलाइन में, जैसे फास्टलाइन से बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि ये कोई क्रैश कोर्स है। क्रैश कोर्स नहीं है, क्रैश कोर्स इज़ टोटली डिफरेंट थिंग। फास्टलाइन इज़ जस्ट लाइक JEE एडवांस का फुल प्रिपरेशन। बस JEE एडवांस में फुल प्रिपरेशन में जब बच्चा पहली बार पढ़ रहा होता है, पहली बार टर्म सुनता है, तो क्या होता है कि उसको हजम करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, तो उसे एक चीज़ 2-2 3-3 बार रिपीट करके बतानी पड़ती है, बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल से शुरू करके पढ़ाना पड़ता है। बट जो बच्चा 13th पे है, जिसने मान लिया बोर्ड भी पढ़ रखा है, तो भी उसने टर्म तो अच्छी तरह से सुनी रखे हैं, तो उसको इतना टाइम, मतलब उस बच्चे का टाइम इतना ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे जो भी टाइम उसका अवेलेबल है, अगर वो इन्वेस्ट करेगा हाई लेवल वाली प्रॉब्लम करने में एंड नंबर ऑफ प्रॉब्लम ज़्यादा करने में, तो चांस बेटर हो जाएगा कि उसकी रैंक अच्छा आने के लिए। इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम प्रवीण फास्टलाइन लेके आए थे और लास्ट ईयर भी इसने अमेजिंग रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए। अभी हमारे जय घोष में बहुत सारे बच्चे हमें प्रवीण फास्टलाइन के मिले, तो इसलिए ये वाला बैच है जिसका जो स्टार्टिंग डेट है वो 3 अगस्त है। इसके अंदर जो नंबर ऑफ लेक्चर्स है वो पर सब्जेक्ट आप मान सकते हैं 120 के आसपास लेक्चर्स है पर सब्जेक्ट। तो
जो इसका कोर्स फिनिश हो जाएगा वो दिसंबर के लगभग लास्ट में फिनिश हो जाएगा। अब मैंने लगभग लास्ट में इसलिए बोला है क्योंकि अभी जेई ने अपने डेट अनाउंस नहीं किया है कि ये तो लगभग श्योर है कि जनवरी में एग्ज़ाम होगा, बट जनवरी में 5 जनवरी को होगा या 25 को होगा, दैट विल ऑल्सो मैटर कि कितना दिन हमें बीच में मिलता है, क्योंकि एक बार कोर्स फिनिश होने के बाद उसको एक फाइनल टच देने के लिए एक थोड़ा सा रिवीजन के लिए भी थोड़ा सा टाइम छोड़ना जरूरी है। तो उसके हिसाब से दिस इज डायनामिक डिसीजन विच वी विल बी टेकिंग जब जेई अपना डेट अनाउंस कर देगा। तो इसलिए अभी तो आप मोटा मोटा ये मान के चल सकते हो कि ये जो कोर्स फिनिश होगा वो 30 दिसंबर के आसपास खत्म होगा। अगर मान लिया 5 जनवरी के आसपास एग्ज़ाम हुआ तो हम थोड़ा सा जैसे बीच में संडे आ गया या किसी किसी दिन 4 क्लास लगा दी, ऐसा करके हम कोर्स पहले फिनिश कर देंगे ताकि हमें एक रिवीजन का ब्रीदिंग स्पेस मिल सके। इसलिए जो क्लास एंड डेट है वो थोड़ा सा वेरिएबल है। जो फीचर है कोर्स के वो रिकॉर्डेड शेड्यूल्ड वीडियो लेक्चर्स हैं ताकि बच्चे का डिसिप्लिन बना रहे और अपने हिसाब से वो पढ़ पाए। अच्छा, ये फास्ट लेन का जो बैच है उसमें लेक्चर जो शेड्यूल्ड होंगे वो फास्ट लेन वाले होंगे, बट सारे के सारे नॉर्मल लेन के लेक्चर भी बच्चे के पास अवेलेबल रहेंगे। तो अगर किसी बच्चे को लगता है कि मेरा ये पर्टिकुलर चैप्टर बहुत ही ज़्यादा वीक है और मैं इसको बिल्कुल जीरो से पढ़ना चाहता हूँ, हो सकता है उसके ऐसे 4 चैप्टर हों, तो उसके लिए भी नॉर्मल लाइन के लेक्चर उसके डैशबोर्ड में अवेलेबल रहेंगे। तो अगर कोई चीज़ वो बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकता है। शेड्यूलिंग जो होगी लेक्चर की वो फास्ट लेन वाले लेक्चर्स की होगी, बट नॉर्मल लेन के सारे ही लेक्चर उसके पास अवेलेबल रहेगा। उसके बाद पीरियोडिक टेस्ट होता है हमारा 3rd वीक पे, बिकॉज टेस्टिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और बहुत सारी गलतियां हम टेस्ट से ही आइडेंटिफाई करते हैं कि मेरी ये गलती होती है, तो टेस्ट देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डाउट क्लियरिंग कंपटीशन का बेस्ट है। टेलीग्राम ग्रुप हो गया, डेली लाइव डाउट काउंटर होता है, वहाँ पे आके आप लाइव डाउट पूछ सकते हो। प्लस जो भी मटेरियल आपको दिया जा रहा है उसका टेक्स्ट एंड वीडियो सोल्यूशन, डिटेल वीडियो सोल्यूशन अवेलेबल है। तो बच्चा क्या कर सकता है, ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकता है, ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकता है अगर इनरोल होता है। फिर जो ऑफकोर्स स्टडी मटेरियल है उसकी हार्ड कॉपी आपको भेजी जाएगी। एंड कंपटीशन में ये है कि एक बार अगर आपने इनरोलमेंट लिया तो सारी टेंशन हमारी है आगे जाके रिवीजन कोर्स हो गया, मेंस के लिए, एडवांस के लिए, सारा कुछ इसी फीस के अंदर इंक्लूडेड है। यू नीड नॉट टू पे एनीथिंग। मतलब इवन कुछ बच्चे हो सकता है कि इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे रहे हो तो उनके लिए बोर्ड के लेक्चर भी इसके अंदर इंक्लूडेड हैं, वो भी हम बच्चे को प्रोवाइड करते हैं ताकि उसका टाइम वेस्ट ना हो इधर उधर कहीं इन्फॉर्मेशन ढूंढने में या फिर कोर्स ढूंढने में, क्योंकि दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, टाइम इतना कम है कि उसमें से आप कहीं पे भी और यूज़ कर रहे हो। मान लिया हम यूट्यूब पे सर्फिंग कर रहे हैं, किसी भी तरह की सर्फिंग, भले ही हम इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं तो उसमें भी एक कंसिडरेबल टाइम जाता है। प्लस अगर 50 तरह की चीज़ देख लेते हैं उसमें बहुत सारी अनक्वालिफाइड ओपिनियन रहती हैं तो बच्चा बहुत गलत ट्रैक पे भी चलाता है, बाद में उसे रियलाइज़ होता है ये तो गलत बता दिया किसी ने मेरे को। तो इसलिए कंपटीशन के बच्चों को जिसको बोलते हैं ना वन स्टॉप सोल्यूशन मिलता है यहाँ पे। उसे किसी भी तरह की, चाहे काउंसलिंग हो, चाहे ये फॉर्म कब आ रहा है, कैसे फॉर्म भरा जाना चाहिए, कौन कौन से फॉर्म भरे जाने चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन एकेडमिक नॉन एकेडमिक यहीं दिया जाता है। तो उसको कहीं पे भी भटकने की जरूरत नहीं है, वो अपना पूरा टाइम यूटिलाइज कर सकता है केवल पढ़ाई में, और वैसे भी टाइम बहुत कम बचा है। तो कोर्स फीस इज़ 29,700। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पे बात कर सकते हो, दैट इज़ #8 किसी भी तरह की और इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, इस बैच को बाई करने के लिए जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। तो जो बच्चे ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो करने वाले हैं तो उनको, वैसे तो मैं कई बार ये चीज़ें बोल चुका हूँ, अब डिटेल्ड वीडियो हम बना चुके हैं, फिर भी एक बार जल्दी से रिमाइंड करा देते हैं ताकि अगर कुछ गलती हो रही तो वापस उसको सही कर दें। मेन वन इज़ ईजीएस्ट। अभी जैसे इस 2023 में हर साल ही ऐसा होता है कि जब भी हम बच्चों से मिलते हैं ना, सेलेक्टेड बच्चों से, बहुत सारे बच्चों से, तो उनसे मैं एक क्वेश्चन जरूर पूछता हूँ जो मेरे से सबसे पहली बार मिलता है कि तुम्हारा पहला मीन्स में अच्छा आया परसेंटाइल या दूसरा मीन्स में। एंड यू विल नॉट बिलीव 90% बच्चे यही बोलते हैं हमारा फर्स्ट मीन्स में अच्छा आया। इसी वजह से वो बचे हुए टाइम का अच्छा यूटिलाइज कर पाए, वो कंफ्यूज नहीं रहे कि मेंस की करूँ या एडवांस की करूँ आफ्टर मेंस 1, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पीस ऑफ माइंड उन्हें एक बार मिल गया मेंस 1 में अच्छा परफॉर्म करके, तो अपना बचा हुआ टाइम पूरा एडवांस में झोंक सकते हैं, फिर वहाँ पे अच्छा रैंक लेके आते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जो भी बच्चे फाइनली सेलेक्ट होते हैं उसका मेन 1 में परफॉर्मेंस अच्छा होता है। प्लस ऑफकोर्स उसमें कंपटीशन कम होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलने के बावजूद भी कई तरह की गलतियां करते रहते हैं, जो हमने सारी गलतियां गिनाई हैं। हमने एक पहले वीडियो भी बनाया था जिसमें
ये बताया था कि मैक्स बच्चे क्या क्या गलती करते हैं। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर कोई बच्चा अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है, अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई बच्चा अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है तो उसके लिए तो जो एक एक दिन क्या एक एक घंटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो जो टाइम है उसका फुल्ली इन्वेस्ट होना चाहिए जिस भी चीज़ की उसको रिक्वायरमेंट है। मतलब आइडियल टाइम नहीं होना चाहिए कि वो कोई ऐसी चीज़ पढ़ रहा है जो उसको आती है बट फिर भी उसमें उसका टाइम वेस्ट हो रहा है। मतलब ऐसी क्लास में बैठा है जहाँ पे उसके हाथ में नहीं है बट उसे ऐसा चीज़ पढ़ना पड़ रहा है जो उसको ऑलरेडी आता है, तो अगर उसका 1.5 घंटा वेस्ट हो गया तो दैट इज़ नॉट डन। मतलब वो 1.5 घंटा वो उस चीज़ में इन्वेस्ट कर सकता था जो उसके लिए रिक्वायरमेंट है, और उसका हो सकता है कि रैंक 500 ऊपर चला जाए, 500 ऊपर चला जाए तो उसका तो आईआईटी चेंज हो जाएगा, उसका तो जो ब्रांच है वो चेंज हो जाएगा। और ब्रांच का मतलब क्या है या आईआईटी का मतलब क्या है कि आपका अगला पूरा 30-40 साल का प्रोफेशनल के लिए दिस वी शुड अंडरस्टैंड। मतलब ये सुनने में लग रहा है कि पता नहीं इतनी बड़ी बात तो नहीं होगी, कुछ बच्चे अभी सोचते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाए इतना ही बहुत है, ब्रांच का तो बाद में देख लेंगे, बट जब ब्रांच मिलने की बात आती है तब उन्हें लगता है कि यार वो गलती नहीं की होती, मेरे 5 मार्क्स और बढ़ गए होते, या मैंने इसमें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर लिया होता तो मेरा 15 मार्क्स बढ़ गया होता। कभी कभी ऐसा होता है ना, एक ही चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन आ गए। तो इस तरह की अनसर्टेनिटी को ख़त्म करने के लिए वी शुड वर्क अपॉन आर वीकनेसेस। तो हमारा पहला जो टाइम इन्वेस्टमेंट है वो वहीं जाना चाहिए, तभी हमारा बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट आएगा। ये बात हमारे दिमाग में बैठी होनी चाहिए कि टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है किसी भी तरीके से, ठीक है। फिर एक चीज़ आती है कि सारे चैप्टर करें मेंस लेवल तक या कुछ चैप्टर करें बहुत अच्छे लेवल तक। तो देखो एक जैसे स्पेशली मैथमेटिक्स ऐसा दिमाग में है बच्चों के कि मैथ का पेपर टफ आ रहा है, मेंस में भी वो आ रहा होगा, बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री के रेस्पेक्ट में टफ आ रहा है। उसका ये मतलब नहीं कि मैथ के सारे 25 क्वेश्चन ही टफ हैं, उनमें से हम क्वेश्चन ही ढूंढ सकते। क्वेश्चन मिल जाएंगे आराम से, 10-15 क्वेश्चन तो ऐसे मिल जाएंगे जो बिल्कुल मेंस लेवल के जैसे पहले आते थे वैसे ही अब बिल्कुल मेंस लेवल के। ये ठीक है, 2-4 क्वेश्चन ऐसे हैं ऑफकोर्स जो जिसको मैं बोल सकता हूँ एडवांस के लेवल के क्वेश्चन डालते हैं, बट बच्चा क्या करता है उन 2-4 क्वेश्चन को देखता रहता है। ये ठीक है, हर शिफ्ट में 2-4 क्वेश्चन आ गए तो उन सारे चैप्टरों में ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे तुम्हें जो टफ थे, फिर तुम्हें लगता है ये तो क्वेश्चन मेरे से हो ही नहीं रहे। इसके चक्कर में क्या होता है कि वो जो 15 क्वेश्चन डुएबल थे बच्चा वो भी नहीं करता, या बहुत सारे बच्चे तो मैथ से दूरी बना लेते हैं इसीलिए कि बाकी 2 सब्जेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं। अब बाकी 2 सब्जेक्ट में देखो जो इजी पोर्शन है वो मान लिया 25 में से 20-22 क्वेश्चन इजी हैं तो वो सभी कर रहे हैं उसमें, यहाँ तो रिलेटिव परफॉर्मेंस है ना। तो इसलिए वो जो 10-15 क्वेश्चन है जो आराम से कोई भी बच्चा अगर थोड़ा सा भी आईक्यू है, इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड है तो ऑफकोर्स थोड़ा बहुत मैथ तो उसका 10वीं तक तो अच्छा होगा ही होगा, बस उसको वो चीज़ मतलब जिसको बोलते हैं कि विश्वास दिलाने की ज़रूरत है अपने आप को कि ये वाले क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ जो इजी वाले क्वेश्चन है, बट वो क्वेश्चन किस चैप्टर से आएगा यू नेवर नो। तो इसलिए हमें सारे चैप्टर एक मिनिमम लेवल तक तो ज़रूर करके जाने चाहिए ताकि हमारी जो प्रिपरेशन है वो गैम्बल ना हो, किसी भी तरह का पेपर आ जाए हम उसको कर पाएँ। अब इसमें मैं ये बताऊँ कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, जैसे मैं भी 1-2 बच्चों से ऐसे मिला कि जिन्होंने परसेंटाइल काफ़ी अच्छा आया बट उनका एडवांस में बहुत ही बुरा परफॉर्मेंस था। उसका एक रीज़न ये था कि बाई चांस वो कुछ चैप्टर करके चले गए, ये ठीक है, और उसी चैप्टर से इजी और ज़्यादा क्वेश्चंस आ गए तो उनका परसेंटाइल अच्छा आ गया, बट ये हाईली तुक्का लग गया। एक आध बच्चे के साथ ऐसा होता है, उसका ये मतलब नहीं कि सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है। मैक्सिमम जो बच्चे कुछ चैप्टर तैयार करके जाते हैं उनके साथ मतलब ट्रेजिडी ही होती है वहाँ पे, वो फिर कर नहीं पाते क्योंकि देयर आर टू मेनी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। ये ठीक है, ये वाली जो सेलेक्टेड चैप्टर तैयारी करने वाली बात है वो जब उठेगी जब हम एग्जाम के बिल्कुल ही पास पहुँच जाएंगे। क्या पॉसिबल ही नहीं है पूरा सिलेबस खत्म करना, अभी 6 महीने हैं, अगर हम सिस्टमेटिकली पढ़ें तो पूरे सिलेबस को अभी आराम से ख़त्म फिनिश किया जा सकता है। जेई के फर्स्ट मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आराम से फिनिश किया जा सकता है कि हम फर्स्ट मेंस में अच्छी टक्कर दे पाए। तो एक ये चीज़ ज़रूर दिमाग में रखें। बैलेंसिंग बिटवीन 3 सब्जेक्ट के बारे में मैंने बात कर दिया कि कुछ बच्चे अगर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट छोड़ के जा रहे हैं तो उनको बहुत बुरे डेंट लगने वाला है, ये मैं अभी से बता सकता हूँ। जो चैप्टर हमारा जो सब्जेक्ट हमारा वीक है रिलेटिवली उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, मेंस लेवल के क्वेश्चन ज़्यादा करें उसमें, तो फिर अच्छा रैंक आएगा। अच्छा, जेई एग्जाम इज़ नॉट पीसीएम, ये मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ कि इंडिविजुअल नहीं कि फिजिक्स अलग, केमिस्ट्री अलग, मैथमेटिक्स अलग, पेपर पूरा एक साथ आता है और उस 3 घंटे में तुम तो ये मानो कि एक रणनीति हमें बनानी पड़ती है कि केमिस्ट्री में से 10 मिनट काट के मैथमेटिक्स को दिया, उससे केमिस्ट्री की में भी कोई डेंट नहीं लगा, मैथ्स में मार्क्स बढ़ गए। तो इसलिए अगर पॉसिबल है तो एक सिस्टम ऐसा फॉलो करें रादर देन कि इस यूट्यूब चैनल से फिजिक्स पढ़ लिया, इससे केमिस्ट्री पढ़ लिया, इससे मैथ पढ़ लिया, फिर टेस्ट सीरीज और कहीं की ले ली,
इतनी सारी जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं या डिफरेंट जगह से अगर हम कर रहे हैं तो हमें वो रियल फील नहीं आएगी। तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि हम एक जगह से सिस्टमैटिकली करें ताकि हमारे तीनों सब्जेक्ट और पेपर भी इसी तरह का दें कि पीसीएम एक ही पेपर में दिया जाए, क्योंकि एक्चुअल पेपर तो ऐसे ही आने वाला है, तो उसकी प्रैक्टिस हमारी ज़रूर होनी चाहिए। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। ज्वाइनिंग डिफरेंट टेस्ट सीरीज़, ये भी वही लॉजिक है कि कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि जैसे वो किसी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं और टेस्ट सीरीज़ उन्होंने इसकी ज्वाइन कर ली, उसकी ज्वाइन कर ली, तो उससे क्या होता है कि हम जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं उसका एक चैप्टर सीक्वेंस होगा, ये ठीक है, उसके हिसाब से पेपर बनाए जा रहे होंगे। फिर वो जो पेपर बनाने वाले हैं वो क्या करेंगे, हर टेस्ट का पेपर बनाने की कोशिश करते हैं, ईजी, मॉडरेट, टफ। अब अगर तुम अलग अलग जगह ज्वाइन करोगे तो कभी उसका सिलेबस मैच नहीं हो रहा होगा, कभी इसका मैच नहीं हो रहा होगा, फिर कुछ बच्चे वो सिलेबस, एक्स्ट्रा सिलेबस जो है वो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, तो सारा कुछ मैच हो जाएगा। टाइम तो उतना ही अवेलेबल है। अगर मान लिया मैंने एक्स्ट्रा सिलेबस नहीं किया तो फिर मेरा वो ट्रू परफॉर्मेंस नहीं आया, मेरे को पता नहीं कि उस पेपर में जो मेरा सिलेबस कंप्लीटेड नहीं था उसकी वजह से मेरे 10 मार्क्स और आ सकते थे या 40 मार्क्स और आ सकते थे, वो एक अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। तो आई विल से कि फॉलो वन सिस्टम, जो भी टेस्ट सीरीज़ वगैरह है दैट विल बी बेनिफिशियल। देन लुकिंग एट द प्रॉब्लम एंड नॉट सॉल्विंग इट। कुछ बच्चे ऐसा हैं कि जो स्पेशली जो अभी 12th में होंगे, जो तैयारी कर रहे होंगे, उन्हें दिख रहा है कि ये प्रॉब्लम है, बट वो उसको देखते रहेंगे लास्ट तक, वो प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व नहीं हो जाएगी। यू हैव टू टेक प्रोएक्टिव स्टेप। बहुत सारे बच्चों में आईक्यू होता है जेई के अंदर अच्छी रैंक से सेलेक्ट होने का, बट बहुत सारे बच्चे बाहर इसीलिए बैठे रहते हैं क्योंकि वो टाइमली एक्शन नहीं लेते। जब टाइम है तब एक्शन नहीं लेते, उन्हें बस हमेशा पीछे का मलाल रहेगा कि अभी वो सोच रहे हैं कि लास्ट मैंने 11th वेस्ट कर दी, या जो बच्चा ड्रॉपर होगा वो सोचेगा मैंने पिछले 3 महीने वेस्ट कर दिए। 4 महीने बाद उसे ये स्टोरी फिर रिपीट होगी कि मैंने ये जुलाई से लेके अक्टूबर तक का टाइम भी वेस्ट कर दिया, फिर उसे ये लगेगा। बैकवर्ड मत देखो, फॉरवर्ड देखोगे। जो तुम्हारा आगे है, जो जो भी तुम्हारी प्रिपरेशन में कमी है, उसको हम कोर्स करेक्शन कैसे कर सकते हैं, उसको करोगे, थोड़े दिनों बाद तुम्हें कॉन्फिडेंस आना चालू हो जाएगा। अगर सिस्टमैटिकली काम करोगे तो। अगर हम बैठ के बस यही रोते रहें कि पीछे हमारे साथ ये हुआ, हो सकता है कोई एक्सटर्नल फैक्टर हो सकता है तुम्हारी गलती ना हो, बट दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। मतलब ऐसा नहीं कि किसी दूसरे ने, किसी इंस्टीट्यूट ने, मान लिया टीचर चेंज हो गए, या अभी कल मेरी किसी बच्चे से बात हुई थी खोटा के उसके टीचर ही सब इधर उधर चले गए, पूरी की पूरी टीम ही चली गई उसकी। तो इस तरह के जो एक्सटर्नल फैक्टर हैं, अगर उसकी वजह से कोई जो तुम्हारे हाथ में नहीं है, कोई दिक्कत है, तो ऐसा नहीं कि हम बैठ के रोते रहें, क्योंकि नुकसान तुम्हारा ही होगा उससे। एक एक दिन वेस्टेड इज़ लाइक कि तुम अपनी एक एक ब्रांच नीचे खींच रहे हो, एक एक आईआईटी नीचे खींच रहे हो। तो अगर मानिए 23 आईआईटी हैं, 10 ब्रांच हैं, तो 230 ऑप्शंस हैं, तुम एक एक दिन वेस्ट कर रहे हो, तो मतलब 230 में एक एक दिन नीचे आते चले जा रहे हो। तुम इसको ऐसे अज्यूम कर सकते हो, ये ठीक है, ऐसे विजुलाइज कर सकते हो। तो अगर कोई हमें दिख रही है कि ये प्रॉब्लम है, केमिस्ट्री दिक्कत दे रही है, तो उसको देखते मत रहो, हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ लो। अगर फाइनेंशियल दिक्कत है तो पूरा हमने मटेरियल फ्री में डाल रखा है। फिर किसी बच्चे को अगर ये लगता है कि यूट्यूब पे डिस्ट्रैक्शन है, तो हमारी ऐप है टीम कंपटीशन के नाम से, और उसमें सारे लेक्चर हमने डाल रखे हैं ताकि बच्चे को डिस्ट्रैक्शन ना हो। फ्री ऑफ कॉस्ट पारस करके बैच है, बस नाम है, उसमें कोई फीस नहीं है, 0 फीस है, वहाँ पढ़ लो अगर ये दिक्कत है। बट अगर तुम प्रॉब्लम देखते रहोगे, या कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं कि मेरे को तो उसने बोला था कि ये लेक्चर बहुत एग्जॉस्टिव है, बहुत टाइम लगेगा, मत देखो, और 4 महीने बाद जाके फिर देखना चालू किया, तब रियलाइज़ हो कि मैंने ये 4 महीने क्यों वेस्ट कर दिए, मैंने उस गधे की बात क्यों सुन ली, ये मेरा करियर चौपट हो गया। तो इसलिए ओपिनियन भी ऐसी ले जो क्वालिफाइड हो। ऐसे नहीं कि अपने साथ वाले की ओपिनियन ले लिए, वो भी वैसा ही है जैसे हमें, वो भी वही गलती कर रहा है, वो हमें ज्ञान और दे रहा है। तो इसलिए अगर किसी भी सब्जेक्ट में एक में मान लिया दिक्कत है, फाइनेंशियली आई कैन नॉट टेक दिस कोर्स, दिस परफेक्टली फाइन, बट हमें उसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन लेना पड़ेगा तो यूट्यूब से सब देखो, तुम्हें सब कुछ समझ में आएगा। अगर एक मिनिमम आईक्यू है, अगर जेई में सेलेक्ट होने लायक आईक्यू है, तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। इतना आराम से हमने पढ़ा रखा है यूट्यूब पे, फुल मटेरियल, ठीक है। 8th वही हो गया, कंफ्यूज, नॉट एबल टू टेक प्रॉपर डिसीजन एंड एक्शन। ये भी मैंने बोला कि बहुत सारे बच्चे हैं ना कि बैठ के बस यही करते हैं कि मैं ये करूँ या ये करूँ, ये करूँ या ये करूँ, ये इस तरह की चीज़ें करते करते वो महीनों निकाल देंगे। उन्हें दिख रहा है कि मार्क्स नहीं आ रहे, उन्हें दिख रहा है कि मान लिया अगर वो लोअर ऑर्डर बैच में हैं तो उन्हें दिख रहा है कि उनकी एक पर्टिकुलर जो फैकल्टी है वो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करता है क्लास का, तो जिसकी वजह से उनको नुकसान हो रहा है। बट वो ऐसे ही बैठे रहेंगे, उन्हें पता है कि समथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग विद माई प्रिपरेशन, बट उसका वो करेक्टिव एक्शन नहीं लेंगे। तो एक्शन जो लेगा, जो जागेगा वही पाएगा, इसका मतलब ये है। और जैसा भी मैंने बोला
कि अगर हम आईआईटी की बात करें तो लगभग 250 के आसपास हमारे आईआईटी और सीट के ऑप्शन हैं। एक दिन वेस्ट मतलब एक नीचे आ गए। ड्रॉपिंग प्रेप इन 12th, ये मैंने उन बच्चों के लिए बोला है कि बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि 12th में अब आके ना लगातार फाइट करते करते वो थक जाते हैं, फिर उन्हें लगता है कि यार छोड़ो, अभी तो हम बोर्ड पे ही फोकस करते हैं, आगे 13th में ड्रॉप करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। ये जो 7-8 महीने हैं, अगर तुमने ये वेस्ट कर दिया तो तुम 13th में सबसे ज़्यादा अपने आप को ही गाली दोगे, क्योंकि वो तुम्हारा लास्ट चांस होगा और उस टाइम पे तुम्हें लगेगा कि यार मेरे को तो कुछ नहीं आता, बाकियों को तो बहुत ज़्यादा कुछ आता है, तो इनसे मैं कम्पीट कैसे कर पाऊँगा, टाइम नहीं है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी हुई होनी चाहिए। तो इसलिए भले ही हमें लगता है कि कुछ नहीं होगा इस साल, भले ही ये ठीक है, पहली बार तो अगर मेहनत करोगे तो डेफिनेटली फल मिलेगा ही मिलेगा, बट हमें कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में जो प्रिपरेशन है वो ज़रूर करनी चाहिए। मतलब इवन इफ आई हैव डिसाइडेड टू टेक ड्रॉप, देन ऑल्सो अपनी फुल एनर्जी के साथ ये 6-7 महीने यूज़ करोगे तो तुम ये मानोगे 13 में फिर अच्छी रैंक आएगी, अगर मान लिया ड्रॉप करना भी पड़े तो। इस बात का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि ये वो स्टेज आ गई, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में अभी चलने लगा होगा कि टू द हेल विद जेई प्रिपरेशन, अब तो पहले बोर्ड पे फोकस करते हैं। पेरेंट्स भी हो सकता है कुछ ऐसे बोलें कि तेरे मार्क्स वार्क्स तो आ नहीं रहे हैं, तू पहले बोर्ड पे देख ले कहीं बोर्ड में ना टपक जाए। इस तरह की बात है। अगर कोई बच्चा जेई की बिल्कुल मरी से भी प्रिपरेशन कर रहा है तो बोर्ड में उसको ऐसा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, रिवीजन फ्रॉम टाइम टू टाइम। अभी जैसे अभी भी 5-6 महीने बचे हुए हैं तो इट इज़ ए वेरी क्रूशियल जंक्चर ऑफ योर प्रिपरेशन। अगर आप करने मतलब ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर अगर आप स्टार्ट करने वाले हो तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि भले ही हम 10 क्वेश्चन कम कर लें एक चैप्टर में, बट हमारा रिवीजन जरूर होना चाहिए। रिवीजन अगर होगा बार बार तभी हमें कॉन्फिडेंस आएगा, तभी हम उस प्रिपरेशन के ऊपर अच्छा बिल्ड कर पाएंगे मेंस 1 के बाद भी। कुछ बच्चे बोलते हैं रिवीजन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने का मतलब ही ये इंडिकेशन है कि तुम्हें रिवीजन करने की सख्त ज़रूरत है। उसका ये इंडिकेशन, उसका ये मतलब थोड़ा है कि हम रिवीजन छोड़ दें। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। ठीक है, अब कंपटीशन का फास्ट लेन जो बच्चे अभी तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं, कौन कौन ज्वाइन कर सकता है या किसके लिए वो सूटेबल होगा। सबसे पहले सीरियस हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स, ये ठीक है, ये बोलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आजकल बहुत सारे चैनल हो गए, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हो गए जहाँ पे नॉन सीरियस बच्चों की भरमार लगी पड़ी है, जिनका मतलब पूरे दिन नेट पे बैठ के बस टाइम वेस्ट करना है। अगर इस तरह की टेंडेंसी है तो प्लीज़ डू नॉट ज्वाइन दिस बैच, क्योंकि फिर वो पूरा माहौल ही स्पॉइल करते हैं ना। तो ऐसे बहुत सारे मैंने ऑनलाइन कोचिंग देखे कि उसमें जैसे कुछ बच्चे जैसे हमसे जो इंटरेक्ट करते हैं ना, वो बताते हैं कि माहौल इतना स्पॉइल्ड है कि उनका पढ़ने का मन ही नहीं करता। तो हमारे यहाँ पे कंपटीशन का मतलब क्या है, केवल पढ़ाई, सीरियस पढ़ाई, ये ठीक है, कोई कुछ नहीं, फन हो गया और ईच एंड एवरीथिंग कैन वेट। कैरियर के सबसे इम्पॉर्टेंट दौर से एक बच्चा गुजर रहा है, क्योंकि जो अभी वो काम करेगा, जो भी काम करेगा पॉजिटिव और नेगेटिव, उसका फल या दंड उसको आगे 30-40 साल तक भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए केवल सीरियस बच्चा ही होना चाहिए। फिर वो बच्चा जो ड्रॉपर है, जिसने अभी ड्रॉप लेने का डिसाइड किया है, ऑफ कोर्स अब जो उसके पास टाइम बचा है, टाइम ज़्यादा तो है नहीं कि वो सब कुछ बहुत आराम से पढ़ ले, प्लस अभी कोई ड्रॉप लेने का सोच रहा है तो वो ऐसा भी नहीं सोच सकता मेंस 2 की मैं तैयारी करता हूँ, क्योंकि मेंस 2 में काफ़ी कंपटीशन बढ़ जाएगा। मतलब तो मेंस 1 तक अगर हम एक मिनिमम लेवल तक तैयारी कर लें ताकि मेंस 1 में एक अच्छी रैंक आए, तो ऐसे बच्चे के लिए दिस बैच इज सूटेबल। कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं कि जिन्होंने पहले से ही ड्रॉपर में स्टार्ट कर दिया हो प्रिपरेशन, बट बहुत ज़्यादा अनइवन प्रिपरेशन है, अब वो दोबारा एक बार रीसेट करके प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए हम बोलेंगे कि ये लास्ट सुनहरा मौका है। और यहाँ पे जैसे हमने बोला कि फास्ट लेन के लेक्चर हैं, नॉर्मल लेन के लेक्चर्स आर ऑल्सो अवेलेबल। तो अगर कोई बच्चा अपनी नीड के हिसाब से कस्टमाइज़ करना चाहे प्रिपरेशन को, तो उसके लिए ये वन ऑफ द बेस्ट बैच है। जो मतलब मेरी नॉलेज में तो इंडिया में ऐसा कोई बैच है ही नहीं ऑनलाइन के पास। वो तो सिंपली बोल देते हैं भाई एडमिशन ले लो और हम तो कोर्स आराम से ही कराएंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे ही मिले हैं जो टैलेंटेड थे, बट उनके इंस्टीट्यूट ने टाइमली कोर्स कंप्लीशन नहीं कराया, जिसकी वजह से उनका रैंक ख़राब हो गया। मतलब जब उनसे बात करो बिल्कुल मैं 2023 के बच्चों से जब मैं बात करता हूँ, कुछ बच्चे हाईली इंटेलिजेंट है, बट उन्होंने डिसीजन लेट लिया या उनका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, जिसमें उनकी गलती नहीं थी, उनके इंस्टीट्यूट की गलती थी ऑफ कोर्स, जिनकी वजह से उसका मतलब जिसको ऐसे बोलते हैं ना कि वो जो डिज़र्व करता था, ये ठीक है, वो बंदा IIT दिल्ली में बैठना डिज़र्व करता था, बट वो
NIT में जाना पड़ रहा है उसको इन गलतियों की वजह से। एंड ठीक है, ऐसा बच्चा आगे जाके भी मेहनत करके भी एक बार सक्सेसफुल तो होगा ही होगा, क्योंकि IQ अच्छा है, एटीट्यूड अच्छा है, बट फिर भी वो जो डिज़र्व करता था उसमें कहीं ना कहीं तो डेंट लगी गया। फोर्थ हो गया 12th क्लास स्टूडेंट। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं जिनकी 11th रीयूंड होती है और वो देखते रहते हैं। देखने से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, 11th क्लास हमें चाहिए ही। 11th क्लास के कुछ कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनका भले ही डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आता हो, बट उनके ऊपर उनसे थोड़ी सी एप्लीकेशन वाले बहुत सारे 12th में ऐसे चैप्टर आएंगे कि वो जो 12th का चैप्टर में आते हुए नहीं होगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल डाल रखा होगा या एक प्रोग्रेशन सीरीज़ का बस एक लाइन का यूज़ होगा, बट वो मैट्रिक्स से क्वेश्चन को खा जाएगा। तो इसलिए अगर 11th रीयूंड है तो वो भी हमें प्रॉपरली करने की कोशिश करनी चाहिए। अब जैसे अगर 11th रीयूंड है, या हो सकता है 12th के भी 2-4 चैप्टर रीयूंड है, रीयूंड भले ही हों, बट अगर एक बार हमने पढ़ रखा है तो हम उसको बिल्कुल जीरो से पढ़ के इतना टाइम लगाएं वो भी पॉसिबल नहीं है। तो हम फास्ट लेन से कर सकते हैं कि ये उन्हीं बच्चों के लिए जिन्होंने एक बार जिनको एक्सपोजर है, और अगर कोई चैप्टर बहुत ही वीक है तो उसको लिए नॉर्मल लाइन के लेक्चर अवेलेबल है। ठीक है, फिर 12th क्लास का स्टूडेंट, जो मैंने बोला ना अनऑर्गेनाइज प्रिपरेशन, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं 12th में कि कभी ये बुक कर ली, कभी ये चैनल देख लिया, कभी वो चैनल देख लिया, तो उससे क्या होता है कि वो पढ़ तो रहे हैं, मेहनत तो कर रहे हैं 10-12 घंटे डेली, बट वो सारा कुछ अनऑर्गेनाइज्ड है। तो आई वुड से दिस इज़ द उनके ऐसे बच्चों के लिए दिस इज़ द लास्ट चांस टू रीसेट देयर प्रिपरेशन एंड कोर्स करेक्शन करने के लिए, ताकि आगे का टाइम वो फ्रूटफुली यूटिलाइज कर पाएँ। फिर ये भी एक नई बीमारी आई है, मतलब नई नहीं है तो बहुत पुरानी है खैर, कि ऑफलाइन स्टूडेंट में मेरी जैसे ये मैं बच्चों के जो मेरी बच्चों से बात होती है ना, वो जो पॉइंट मेरे दिमाग में आते हैं मैं वो लिखी हूँ। ऑफलाइन स्टूडेंट जो किसी छोटे शहर में बैठा हुआ है, वहाँ दिस इज़ हाईली इम्प्रॉबेबल कि तीनों सब्जेक्ट में अच्छे टीचर मिल जाएँ, प्लस वो कोर्स भी कंप्लीट करा दें टाइम पे, प्लस वो टीम भी इंटैक्ट रहे लास्ट तक। इनमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो अगर ऑफलाइन स्टूडेंट कुछ ऐसे हैं जिनके इंस्टीट्यूट के टीचर्स ने मान लिया जॉब चेंज कर लिया, या फिर हमने जैसे 2-3 महीने पढ़ते पढ़ते बच्चे को समझ में आता है कि इस स्पीड से तो कोर्स ख़त्म ही नहीं होगा। तो बहुत जगह ऐसा भी होता है कि शुरू में आराम से चलते रहता है, लास्ट में 1 महीने में खींच दिया कि 2 दिन में, मतलब यू विल नॉट बिलीव कि वेक्टर जैसा चैप्टर यूपी के एक शहर की मैं बात कर रहा हूँ, 2 दिन के अंदर ख़त्म करा दिया उन्होंने, जिससे 10% क्वेश्चन आते हैं जेई के अंदर, वो 2 दिन के अंदर ख़त्म करा दिया बिल्कुल लास्ट में। ऐसा कैसे पॉसिबल है? मतलब हाईली इररिस्पॉन्सिबल सिस्टम हो गया। तो अगर ऐसा तुम्हें दिख रहा है कि ये तो कोर्स नहीं ख़त्म करा पाएंगे May 7 से पहले, या कोर्स अगर ख़त्म कराएंगे तो कहने के लिए ख़त्म कराएंगे, बिल्कुल लास्ट में दौड़ा देंगे ज़बरदस्त, तो जिसमें भी थोड़ा सा IQ होता है वो ये तो गेज कर ही लेता है कि या तो कोर्स ख़त्म नहीं होगा, या फिर हैफेजर्ड वे में ख़त्म होगा, या फिर कहने के लिए ख़त्म होगा। तो ऐसे बच्चे के लिए भी दिस इज़ सुनहरा मौका कि हम बचे हुए टाइम को सिस्टमैटिकली यूटिलाइज कर पाएँ। फिर एक क्लास और स्टूडेंट ऐसा है कि जो कहने को सो कॉल्ड रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, बट अगर वो लोअर ऑर्डर बैचेस में है तो वहाँ पे यूजली टीचर बच्चों को खुश करने के लिए, क्योंकि मैक्सिमम जनता तो वहाँ पे नॉन सीरियस ही रहती है, जो क्रैक करेंगे, कम क्वेश्चन कराएंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे। ऐसे में अगर कोई ढंग का बच्चा, मतलब जैसे पढ़ने की भूख है, जैसे अच्छी रैंक लाने की बहुत ज़्यादा भूख है, जैसे मेहनत करने की भूख है, वो फंस गया तो उसका करियर वेस्ट हो गया। तो ऐसे बैच में ऐसे यूजली मतलब जो बैच, मतलब मेरे को बोला नहीं चाहिए, यूजली जो बैच का फॉर्मेशन होता है वो नॉन सीरियस बच्चों को एक साथ डालते हैं। ये ठीक इंस्टीट्यूट वाले भी समझते हैं कि ये सभी नहीं पढ़ना चाहते, तो 99% तो उसमें नॉन सीरियस ही रहते हैं, मतलब 99% बच्चे वैसे ही माहौल में खुश रहते हैं, बट उसमें 1-2 बच्चा कभी कभी फंस जाता है, कोई बीमार पड़ गया, उसकी वजह से उसके मार्क्स कम आ गए, रिवाइज़ नहीं कर पाया, कुछ 2-4 गलतियाँ हो गई, इसलिए कोई बच्चा बाई चांस अच्छे IQ वाला, अच्छी मेहनत करने वाला स्लाइड होके उस बैच में चला गया, तो उसका फिर कैरियर दाव पे लग जाता है ऐसी जगह पे। तो ऐसे बच्चा भी अगर जिसको लगता है कि इस बैच में तो नहीं होगा कुछ भी, तो दे कैन ऑल्सो थिंक ऑफ ज्वाइनिंग दिस बैच। तो इसी के साथ जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, लगातार प्रिपरेशन करते रहें। अगर आप मेहनत कर रहे हो, रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो फिर बिलीव मी, यू कीप डूइंग हार्ड वर्क, आगे जाके डेफिनेटली रिजल्ट आएगा, यू विल फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि यार मैंने इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम के बाद भी मैं लगातार मेहनत करते रहा। जो बच्चे अभी अपनी जर्नी को स्टार्ट करने वाले हैं, ऑल द वेरी बेस्ट, आप स्टार्ट करो, सिस्टमैटिक रहो एंड मेक श्योर कि ये जो ईयर है इसमें हम अपना बेस्ट दे पाएँ। अब बेस्ट देने के 2 तरीके के, एक तो मेरे को इसकी इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए कि जो भी मैं यहाँ पे करूँगा
उसका इम्पैक्ट अगले 30-40 साल तक मेरी प्रोफेशनल करियर पे आएगा। एक तो ये चीज़ है, तो उससे तो एक अर्जेंसी क्रिएट होनी चाहिए कि मैं टाइम वेस्ट कहीं ना करूँ, ये ठीक है, गलत जगह पे टाइम ना लगाएं, ऐसी चीज़ों में टाइम वेस्ट ना करें जिसकी मेरे को ज़रूरत ही नहीं है, मतलब ऐसी चीज़ें फालतू ना पढ़ें अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। एवरीथिंग शुड बी क्यूरेटेड। मेरा टाइम इतना कम है कि आई कैन नॉट अफोर्ड कि एक बुक उठाई और उससे क्वेश्चन करने चालू कर दिए, ये ठीक है, उस बुक में 500 क्वेश्चन है, कौन से क्वेश्चन करें, कौन से ना कौन से क्वेश्चन छोड़ें, इसी में बहुत ज़्यादा बच्चे टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो क्यूरेटेड एक्सरसाइजेज होनी चाहिए आपके पास कि ये क्वेश्चन कर लो दिस गिवन टाइम के अंदर। IIT JEE का जैसा पेपर आ रहा है पिछले 3-4 सालों में, उसके हिसाब से ये बेस्ट सेट है, ठीक है। पहले ये कर लो, इसके बाद अगर और टाइम बचता है तो फिर ये एक्सरसाइज 2 कर लो, और टाइम बचता है तो ये DPP कर लो। इस तरह की चीज़ें हमारे पास स्लॉटेड होनी चाहिए कि कम से कम मैं फर्स्ट एक्सरसाइज सबकी कर लूँ तो मेरा एक मिनिमम सिक्योर हो जाए। डिसिप्लिन रहें और मेहनत का ज़रूर करें। बट जो मैंने अभी बोला ना कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है आपके लाइफ का, प्रोफेशनल लाइफ का स्पेशली, तो इस बात का प्रेशर भी ना लें। आपकी परफॉर्मेंस बेस्ट जब ही आएगी जब आप टेंशन फ्री काम करोगे। मतलब ऐसा भी नहीं कि हम टाइम वेस्ट करें, इस एक्सट्रीम पे भी नहीं जाना चाहिए, और दूसरा इस एक्सट्रीम पे भी नहीं जाना चाहिए कि हम बहुत ही परेशान घूम रहे हैं, तब आपकी परफॉर्मेंस नीचे आ जाएगी। तो इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखें। इसी के साथ आई विल रैप अप दिस वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट।